हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडू लॉन्चर पे। तो बच्चों, ऑलरेडी हमने 2.1 कवर कर लिया है। 2.1 से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। और फैक्टराइजेशन मेथड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के पहले कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक्स रहेंगे जो हेल्प करेंगे आपको उसको सॉल्व करने में। उसको हम ये वीडियो में कवर करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड सीखने के पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें, अदरवाइज आपको जो एक्सरसाइज है 2.2 वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगने वाली है। ठीक है, इसलिए फैक्टर्स निकालना कैसे है, कैसे हम साइन देंगे, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें इक्वेशंस दिए गए हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि इनको इक्वल टू नहीं लगा है। जब तक इक्वल टू नहीं लगेगा तब तक आप उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते, उसको सिर्फ पॉलिनोमियल कहोगे। ओके, सो इनके फैक्टर्स निकालना है। अब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इनके फैक्टर्स निकालते वक्त सबसे पहली चीज आपको करना है, इनको मैं समझा देता हूँ। इसको कहेंगे हम मिडिल टर्म। ये हमारे लिए मिडिल, सॉरी ये है स्क्वायर टर्म। इनको कहेंगे हम, ये हो जाएगा स्क्वायर टर्म, स्क्वायर टर्म। ये हो जाएगा मिडिल टर्म और ये हो जाएगा कांस्टेंट। सो आपको हमेशा क्या करना है कि स्क्वायर टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप, स्क्वायर टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप कांस्टेंट के साथ। तो बच्चों यहाँ स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1। 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट कितना दिख रहा है, -5। 1 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -5। अब -5 के फैक्टर्स निकालते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि -5 के दोनों फैक्टर्स जो आएंगे उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है -4 आना चाहिए, मिडिल टर्म वाला आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन -5 आएगा और जो फैक्टर है उसका सम या फिर डिफरेंस -4 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो हमें पता है कि 5 एक प्राइम नंबर है और 5 तो खुद के ही टेबल में आएगा सिर्फ, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ओनली 5 इंटू 1। अब देखिए ये जो आया है प्रोडक्ट, इसको कहेंगे हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है बच्चों, प्रोडक्ट यहाँ कैसा दिख रहा है, प्रोडक्ट है नेगेटिव, उसके सामने माइनस साइन है। तो यहाँ आप नोट कर लो अच्छे से कि अगर प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो बिगर फैक्टर को मिडल टर्म का साइन देंगे, मिडल टर्म का साइन देंगे। ओके, ये आप अच्छे तरीके से नोट्स में अपने डाल दीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 5 बड़ा है। 5 को जाएगा मिडिल टर्म का साइन, मिडिल टर्म के पास क्या है बच्चों, माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। चलिए वोट करते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 -5। अब इस स्टेप को हम कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। ओके, क्लियर। और उसकी जगह क्या डाला हमने, दोनों फैक्टर्स को, -4 को हमने हटा दिया और उसकी जगह क्या डाला हमने, दोनों फैक्टर्स को। यह है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कंसेप्ट। ओके, फैक्टर्स ही निकालना था हमें। नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2m स्क्वायर -5m। सेम वही स्टेप क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें यहाँ पे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। अगर आपको पता नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है तो आप सर्च करिए एडू लॉन्चर 2.1 एंड बेसिक्स, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए +0 करना पड़ेगा, +0 किया आपने। सेम वही स्टेप कि जो भी स्क्वायर टर्म है उसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो आप कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट क्या है 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब 0 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका आंसर कितना आना चाहिए, -5। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो इन तरीके की प्रॉब्लम्स में जहाँ पे c की वैल्यू नहीं रहती है, c क्या होता है, c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है, c की वैल्यू 0 रहती है। आप करोगे क्या, इन दोनों में ही कॉमन निकालोगे, इन दोनों में ही कॉमन निकाल देना। क्लियर, कॉमन क्या है यहाँ पे, 2, सॉरी कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन क्या है यहाँ पे, m, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा m।
अगर यहाँ से m बाहर गया तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2 और एक m, क्योंकि 2m है, स्क्वायर है, तो यहाँ से m बाहर गया तो क्या बच जाएगा -5। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स यहाँ पे। क्लियर। अब चलिए थर्ड इसमें देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है a स्क्वायर -25, a स्क्वायर -25। अब देखिए यहाँ पे हमें बीच वाला टर्म नहीं है, b नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखूँ इसका तो a स्क्वायर प्लस 0a -25 ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ दिया है 1, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो कांस्टेंट कितना है -25, तो यहाँ आ जाएगा -25। अब -25 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका प्लस माइनस करके 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 5 5 अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव प्रोडक्ट का क्या करते हैं, बड़े फैक्टर को मिडिल टर्म का साइन लगाते हैं। तो इसमें तो दोनों इक्वल है, तो किसी के सामने प्लस दे दो, किसी के सामने माइनस दे दो। इक्वल रहे तो फिर किसी के सामने भी प्लस माइनस चलेगा, बट अगर नेगेटिव प्रोडक्ट होगा तो बिगर नंबर को मिडिल टर्म का साइन देंगे एंड स्मॉलर को, स्मॉलर का तो बताया नहीं सर, स्मॉलर को उसका अपोजिट साइन देंगे। जो भी अपने मिडिल टर्म का साइन दिया है, मिडिल टर्म के अपोजिट स्मॉलर नंबर को देना, स्मॉलर को उसका अपोजिट साइन देना। क्लियर। चलिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 5a -25। अब क्या किया हमने, इसको तोड़ दिया दो हिस्सों में, इसलिए इन तरीके के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके क्लियर, आई होप आपको समझ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो अगला कंसेप्ट जो है वो फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है, फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हमें एक्स स्क्वायर -4x -5। अब यहाँ पे फैक्टर कैसे निकले इसके, समझ लीजिए। यहाँ पे स्टेप बताता हूँ मैं, बुक में डायरेक्टली दिया है, स्टेप समझा देते। पहली स्टेप तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर -4x -5 का फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ जो कोएफिशिएंट है स्क्वायर टर्म का जो कि दिख रहा है 1, अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट क्या है, -5, तो 1 × -5 -5। अब -5 के ऐसे फैक्टर निकालना जिसका आंसर कितना आना चाहिए, -4। सेम वही प्रॉब्लम जो हमने लिया था। 5 तो एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 सा। अगर ये नेगेटिव है तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसको बीच वाले टर्म का साइन देना, तो बीच वाले के पास क्या है, माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस और यहाँ जाएगा प्लस। ये पुट कर लिया हमने यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 1x -5। ये स्टेप की कौन सी हमने, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब स्प्लिट करने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनमें कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन देखिए आप, x दिख रहा है कॉमन आपको, और यहाँ से एक x चले गया तो एक x बच गया, यहाँ से x बाहर चले गया तो -5 बचेगा। इसमें कुछ कॉमन है, उसमें कुछ कॉमन है। देखिए बच्चों एक ट्रिक समझाता हूँ मैं आपको कि फैक्टराइजेशन में कॉमन कैसे निकालना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। आप ध्यान रखना कि जो पहली पेयर है, पहली जोड़ी, वहाँ से वेरिएबल ही बाहर निकलेगा, वेरिएबल बाहर निकलेगा। और अगर सेम टेबल में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 10 होगा, तो 2 और 10 सेम टेबल में आते हैं तो 2 भी बाहर निकलेगा। ठीक है क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए, इन दोनों में वेरिएबल निकलेगा, वेरिएबल हमेशा ही निकलेगा, हमेशा ही। लेकिन अगर सेम टेबल में आने वाले नंबर्स है, जैसे 4 हो गया और 8 हो गया, तो 4 और 8 सेम टेबल में आते हैं, तो उसमें से 4 बाहर आएगा। 4 ही क्यों बाहर आएगा सर, 8 क्यों नहीं, क्योंकि 4 छोटा नंबर है। जो भी टेबल में आने वाला नंबर होगा उसमें से छोटा वाला बाहर आएगा। क्लियर है। या फिर जिससे भी वो डिवाइड हो रहे होंगे कॉमन नंबर से, जैसे 10 और 15 आ गया तो 5 बाहर आएगा, क्योंकि 10 और 15 किसके टेबल में आते हैं, 5 के। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, +1। सेकेंड पेयर में हमेशा नंबर कॉमन निकलेगा, हमेशा ओनली नंबर कॉमन निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ से 1 चले गया तो क्या बचेगा, x -5। और एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स आ रहे हैं हमारे पास, ये जो दोनों ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम चाहिए, हमेशा। अगर वो सेम नहीं है मतलब हमने बहुत गलती की है बीच में कहीं ना कहीं, तो सेम ब्रैकेट एक बार लिख लीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख लीजिए। x -5 सेम है, एक बार लिख लिया, x +1 बाहर थे, इनको दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया।
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जब इसको इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन गया, वो सबको इक्वल टू 0 लगा दिया हमने, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब क्या करना है आपको, 0 दोनों को दे देना है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 यहाँ पे दे देना है। दोनों को 0 देने के बाद में अब इनकी साइड चेंज करना है, तो -5 की साइड चेंज होंगी तो यहाँ पे आ जाएगा +5, और x इज इक्वल टू +1 की साइड चेंज होंगी तो -1। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए ताकि किसी भी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या कह रहे हैं फर्स्ट सवाल ये, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली स्टेप क्या है बच्चों कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो ऑलरेडी सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहा तब क्या करेंगे हम, तब आपको करना है स्क्वायर टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा, स्क्वायर टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा, कितना है यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1, 1 को मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट के साथ में, किसके साथ में, कांस्टेंट के साथ में। कांस्टेंट कितना है 13, 1 इंटू 13। अब बच्चों 13 एक प्राइम नंबर है, इसका दूसरा कोई फैक्टर आप सोचोगे तो भी वो आने वाला नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि हो जाएगा 13 1 था। अब बताइए प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नहीं, प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, प्रोडक्ट के सामने प्लस है। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर्स को मिडल टर्म का साइन देना, दोनों फैक्टर्स को मिडल टर्म का साइन देना, मिडल टर्म का साइन देना। और नेगेटिव हुआ तो बड़े वाले को मिडल टर्म का साइन देना, छोटे वाले को उसके अपोजिट। तो यहाँ आ जाएगा मिडल टर्म के पास क्या, माइनस, सो माइनस, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद की स्टेप जो आपको बताई थी कि मिडल टर्म के जगह पे इन दोनों फैक्टर्स को रखना, और इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बिरजू भैया, इसको कहत बाटे कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जैसन कुछ बा। अरे हाँ, इसको हम कहेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, हम मिडल टर्म को तोड़ रहे हैं और उसकी जगह डाल रहे हैं दोनों फैक्टर्स। तो -13m -1m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इनमें से फिर निकालना है आपको कॉमन। अब कॉमन क्या आ रहा है देख लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है, हमेशा बताया कि पहले पेयर से वेरिएबल निकलेगा ही निकलेगा, तो m तो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में ये दोनों नंबर्स यहाँ पे 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर यहाँ से एक m बाहर गया, एक m बच गया, यहाँ से m बाहर गया, -13 बच गया। सेकेंड पेयर से हमेशा सिर्फ और सिर्फ नंबर ही बाहर निकलेगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप -1। सर -1 क्यों बताता हूँ, देखिए यहाँ से -1 गया तो क्या बच गया m, यहाँ से क्या बच जाएगा -13। अब सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा कि ये +13 का -13 क्यों हुआ। बच्चों देखिए कॉमन निकालते वक्त हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो माइनस है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे -1 को, तो पहले जैसी ही सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे -1 इंटू m, ये कितना हो जाएगा -1m, -1 इंटू -13, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 13। तो कॉमन निकालते वक्त ये ध्यान रखना कि हमने जो यहाँ कॉमन निकाला है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब इसके बाद की स्टेप क्या है, जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख लिए, ये दोनों सेम ब्रैकेट थे तो एक बार लिख लिया हमने, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट के बाहर थे दोनों तो इसको डाला दूसरे ब्रैकेट में। अब दोनों के इक्वल में 0 देना, तो m -13 इज इक्वल टू 0 और m -1 इज इक्वल टू 0। इनके साइड चेंज कर लो, m इज इक्वल टू 13, -13 का हो गया +13 और m इज इक्वल टू 1। अब एक ट्रिक समझाता हूं मैं आपको, वो आपका आंसर बराबर है या नहीं ये चेक करने के लिए। ट्रिक क्या कहती है कि अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है तो क्या होगा, तो जो फैक्टर आएंगे वही आंसर आएंगे। समझ लो बच्चों, अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है तो जो फैक्टर्स आएंगे वही आंसर आएंगे हमेशा, बट विथ अपोजिट साइन।
अगर फैक्टर आ रहा है -13 तो देखो आंसर आया +13, अगर ये आया -1 तो यहाँ पे आएगा +1। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट जब 1 होगा उन्हीं क्वेश्चंस के लिए लागू होने वाला है। ओके क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल दिया हमें 3x² -x -10 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना दिया? अब देखो कोई नंबर है, कौन सा है वो? 3। कांस्टेंट कितना दिया आपको? कांस्टेंट कितना दिया? -10। सो 3 इंटू -10 -30। अब -30 के ऐसे फैक्टर निकाले जाएंगे जिसका जिसका प्लस माइनस आना चाहिए कितना? -1 और मल्टीप्लीकेशन -30। तो सोचिए मत ज्यादा, आप देखिए फैक्टर्स में ही प्रॉब्लम जाएगी आपको। ये निकल गया तो इसके बाद तो सारी चीजें इजीली हो जाती है। तो 30 कौन से टेबल में आते हैं वो चेक करना। तो 2 से स्टार्ट करना, 2 इंटू 15। अब 15 माइनस 2 करोगे तो 13 आएगा, 15 प्लस 2 करोगे तो 17 आएगा, जो कि दोनों नंबर्स नहीं है, ये नहीं होने वाले। फिर उसके बाद में हम करेंगे 3 इंटू 10। 3 इंटू 10 करेंगे 30 आ रहा है, 3 प्लस 10 करेंगे तो 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। और 3 को माइनस किया इसमें तो 7 आ रहा है, 7 भी नहीं है। नेक्स्ट करते 4 के टेबल में तो 30 नहीं आता। फिर 5 के टेबल में 5 6 जा 30, 5 माइनस 6 -1 आ रहा है, मतलब यही दोनों फैक्टर्स हैं हमारे। 5 इंटू 6। अब आपको बताया था कि प्रोडक्ट अगर नेगेटिव रहा, इसको क्या कहते हैं हम? ये ऊपर वाला क्या है? प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव रहा तो इनमें से जो बड़ा है उसको लगेगा मिडल टर्म का साइन, बीच वाले टर्म का साइन। बीच वाले टर्म में क्या है? माइनस, तो बड़े वाले के पास माइनस और छोटे वाले के पास इसके उल्टा साइन। माइनस का अपोजिट क्या होता है? प्लस। अब इन दोनों को पुट करना है यहाँ पे। पुट करते वक्त भी ये चीज ध्यान रखना बच्चों कि ये जो दोनों फैक्टर्स है वो जाने चाहिए यहाँ पे सेम टेबल वाले के पास में। जैसे हमने यहाँ पे 5 को पहले लिखा है तो 5 को हम पहले यहाँ नहीं लिखेंगे। रीजन क्या है? 6 और 3 का रिलेशन आ जाएगा और 5 और 10 का रिलेशन आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे एक स्टेप लिख देता हूं मैं, ऐसे लिखते हो, मान लीजिए ऐसे लिखते हो तो आपके आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। रीजन इन दोनों का रिलेशन नहीं है, इन दोनों का रिलेशन तो है लेकिन एक्यूरेटली 3 और 6 का रिलेशन ज्यादा आएगा। क्लियर? तो अगर आपने ऐसा लिख दिया है तो घबराइए मत, इसको अगले स्टेप में करेक्ट कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। क्लियर? अब करिए इसमें कॉमन निकालने की स्टेप। कॉमन कैसे निकालोगे? पहली पेयर में क्या बताया था? हमेशा क्या निकलेगा बाहर? वेरिएबल। पहली पेयर में हमेशा वेरिएबल। वेरिएबल के बाद में फिर अगर नंबर सेम टेबल में रहता है, 3 और 6 सेम टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 3 को भी बाहर निकाल लीजिए। अगर 3 गया, x गया बाहर, तो क्या बचेगा? एक x। यहाँ से x बाहर गया, 6 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 6 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा? -2। क्लियर? सेकेंड पेयर में हमेशा नंबर ही निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +5। प्लस क्यों लिया? प्लस क्यों लिया? क्योंकि अगर हम प्लस निकालते हैं तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -2। हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम लाना पड़ता है। उस दोनों ब्रैकेट के लिए मान लीजिए इन केस मैंने -5 लाया तो यहाँ पे तो -x बचेगा ना फिर, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। जो भी आप कॉमन निकाल रहे हो वो ऊपर वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई करने के बाद रहना चाहिए। देन उसके बाद में जो भी कॉमन टेबल है, कॉमन ब्रैकेट है, उसको एक बार लिखिए और जो भी बाहर दिए गए नंबर है उनको दूसरे ब्रैकेट में लिखिए। इसके बाद x - 2 इज इक्वल टू 0 और 3x + 5 इज इक्वल टू 0। -2 की साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा? +2। और यहाँ 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आया, हेंस x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -5/3 is the solution of given quadratic equation, is the solution of given quadratic equation। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप क्लियर कर रहे होंगे। आपको लास्ट इसमें ट्रिक बताई थी बच्चों मैंने कि अगर जो फैक्टर्स आते हैं वही आंसर आ रहे हैं हमारे, इन केस जहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ये चीज ध्यान रखना कि जहाँ कोएफिशिएंट 1 नहीं है वहाँ फैक्टर्स ही आंसर नहीं आने वाले हैं। क्लियर? लास्ट इसमें हमने ये स्टेटमेंट एंड में नहीं लिखा था, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि हेंस
m इज इक्वल टू 13 और m इज इक्वल टू 1 इज solution of given quadratic equation. क्लियर क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल दिया हमें कुछ इस प्रकार से 3y² इज इक्वल टू 15y। तो पहली बात तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है सर। तो करिए बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये अगर इधर आता है, लेके आइए इधर, चल इधर 3y² माइनस 15y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसके बाद की स्टेप क्या थी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, तो 3 इंटू 0 ये कितना हो जाएगा 0। अब 0 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका आंसर प्लस माइनस करके -15 आना चाहिए। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तब क्या करते हैं, इन तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करेंगे वो समझिए। जब यहाँ पे हमें c की वैल्यू 0 दी जाएगी, मतलब लास्ट टर्म कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब डायरेक्टली यहाँ से कॉमन निकालना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस और इजी बन जाते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, हमेशा y निकलेगा कॉमन। फिर 3 के टेबल में दोनों आते हैं क्या? जी हाँ, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, इसलिए 3y निकल जाएगा कॉमन। यहाँ से 3 भी गया, y भी गया, एक y बच जाएगा अंदर, y बाहर गया। तो 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 5, बीच में माइनस है इसलिए -5 इज इक्वल टू 0। अब 0 को दोनों के इक्वल में दे देना, तो 3y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। यहाँ y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे दो आंसर्स आ गए, y इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ लिखना hence y is equal to 0 और y is equal to 5 is the solution of given quadratic equation। क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें x² इज इक्वल टू 3। अब बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए। इसकी दो मेथड मैं आपको समझाता हूँ, मेथड 1 और दूसरा मेथड 2। दोनों मेथड्स इजी है। दोनों में से कौन सी आपको बोर्ड्स में लिखनी है और कौन सी आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, जिससे इजी आंसर आते हैं वो समझाते हैं। पहले तो इसको साइड चेंज कर लेंगे, तो x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी लिख लेते हैं x² माइनस 3 x² इज इक्वल टू 3। सेकेंड मेथड में हम डायरेक्टली करेंगे, वो इजी मेथड लगती है, लेकिन इसको बोर्ड्स में नहीं करना है। देखिए इसके बाद क्या करना है आपको कि इन दोनों को ऐसे लिखना, x² माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये √3 कहाँ से आ गया सर? बच्चों जब भी हमें इस तरीके का प्रॉब्लम है, आपको ध्यान रखना है कि दोनों के हमें स्क्वायर फॉर्म में ऐसे लिखना है। उसके बाद करेंगे हम a² माइनस b² का फॉर्मूले का एक्सटेंशन, जो होगा a प्लस बी a माइनस बी। अगर समझिए आप ही ऐसा क्वेश्चन रहता x² माइनस 2 का इज इक्वल टू 0, तब क्या करोगे आप, x² माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या सर सब में √2 लगाना है, रूट लगाना है? नहीं। जैसे अगर ऐसा दिया है x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्यों कर रहे हैं हम 2? रीजन ये है कि 2 किसी का स्क्वायर है और ये आपको पता है, सॉरी 4 किसी का स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है ये 2 का। अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर है तो आप डायरेक्टली लिखोगे, अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उसको डालोगे रूट में। लेट से कि आगे वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, तब क्या करते हैं आप, x² माइनस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप आपको अभी समझ रहा होगा अच्छे से। और ऐसा है x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज 3 इज द स्क्वायर ऑफ, सॉरी 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। इस वजह से वहां पे हमने इस तरीके से किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, इसको अब लगाना है यहाँ पे बाय a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी ई माइनस बी। एक बार इसको लिखना प्लस के साथ में, एक बार इसको लिखना माइनस के साथ में, तो x प्लस √3 या जाएगा x माइनस √3। अब क्या करना है बच्चों, 0 दोनों को दे देना है, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0
x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। अब साइड चेंज कर दो तो x इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा माइनस रूट थ्री और x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस का प्लस रूट थ्री। अब यहाँ क्या करना है, ये और इजी मेथड हो जाती है जो कि आपको आंसर चेक करने के लिए हेल्पफुल होगी। क्या करना, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लेना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस और 3 किसी का स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ पे लग जाएगा रूट थ्री। सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया बच्चों, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर वही आता है और माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर वही आता है। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको हमेशा प्लस माइनस लगाना ही लगाना है। रीजन यह है कि प्लस का भी स्क्वायर वही आएगा, माइनस का भी वही आएगा। इसको एक बार प्लस के साथ में लिख लीजिए और इसको एक बार माइनस के साथ में लिख लीजिए, हो गया हमारा आंसर जो आया था। लेकिन बच्चों ये आंसर चेकिंग के लिए है, ये बोर्ड्स में आप डायरेक्टली यूज नहीं करना। यहाँ पे स्पेशली मैं लिख देता हूँ नॉट फॉर बोर्ड्स, ये आप आंसर चेक करने के लिए यूज कर सकते हो फटाफट। ओके, क्लियर क्लियर, नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू रूट थ्री। ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चों को बीपी हाई हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमसे नहीं होने वाला सर ये क्वेश्चन, हम नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, हम आपके साथ हैं और बहुत इजी तरीके से समझाएंगे इस क्वेश्चन को। आप पूरे कंसंट्रेशन से ध्यान दीजिए। पहली चीज तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए, तो ये हो जाएगा 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही स्टेप, स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है जो कि है 6 रूट थ्री, इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस रूट थ्री। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में आप समझिए कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, अच्छे से ध्यान दीजिए। रूट के आगे जो नंबर है और यहाँ रूट के आगे जो नंबर है, सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पे कितना होता है 1। तो 6 इंटू 1 करना, माइनस को आगे निकाल लीजिए और रूट थ्री इंटू रूट थ्री कर लीजिए। रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई, सिंपल। नंबर को नंबर के साथ, रूट को रूट के साथ में। तो यहाँ जाएगा -6 रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 3। सिमिलर नंबर्स जो रूट में रहते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा सिर्फ नंबर आता है अंदर का। तो ये हो जाएगा -18। अब बताइए -18 के फैक्टर जिसका आंसर +7 आना चाहिए। तो सिंपल, आप क्या करिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए इसके फैक्टर जल्दी जल्दी माइंड में। 2 इंटू 9, 2 9 ज़ा 18, 2 और 9 का डिफरेंस या सम 7 आएगा, 7 आएगा। तो ये फैक्टर हो सकता है, यहाँ पे 9 लिख लेते और यहाँ पे 2 लिख लेते। अब ये होने के बाद क्या करना है आपको, ये होने के बाद क्या करना है कि प्रोडक्ट कैसा है वो चेक करो। प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो फिर इनमें से बड़का बिटवा को बीच वाले की संपत्ति मिल जाएगी, बीच वाले का साइन मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा प्लस और यह आ जाएगा उसके उल्टा माइनस। ठीक बाटे बबुआ। दोनों फैक्टर्स को यहाँ पुट कर लीजिए। अभी दोनों फैक्टर्स को पुट करते वक्त बच्चों ये ध्यान रखिए कि हम लिखेंगे किसको पहले, लिखेंगे किसको, चलिए किसी को भी लिख लेते हैं पहले और फिर समझाते हैं। तो 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब चेक करिए यहाँ पे रिलेशन किसके साथ आ सकता है, रिलेशन किसके साथ आएगा। 6 रूट थ्री का रिलेशन 9 के साथ है क्या, जी हाँ सर है। लेकिन 2 का रिलेशन रूट थ्री के साथ नहीं है, मतलब हमें यहाँ कॉमन नहीं मिलने वाला, और अगर मिला भी तो शायद मैच ना करें, इसलिए हम शिफ्टिंग कर देते आगे पीछे। तो 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x आगे प्लस 9x पीछे माइनस रूट थ्री वैसे का वैसे। अब देखिए इसमें से हमें कॉमन निकालना, तो कॉमन क्या है x, कि ये दोनों सेम टेबल में आते हैं 6 और 2, जी हाँ सर सेम टेबल में आते हैं। अगर सेम टेबल में आते हैं तो कौन सा नंबर बाहर निकालेंगे, छोटका नंबर, छोटका वाला। 2x बाहर गया, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 और रूट थ्री वैसे का वैसे ही, 3 रूट थ्री, एक x बाहर चले गया तो एक बच जाएगा। यहाँ से पूरा का पूरा 2x बाहर चले गया तो क्या बचेगा, सिर्फ -1। क्या बचेगा, -1। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं। तो अब 9 को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। क्यों लिखा सर ऐसा, बिकॉज हम 3 को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़े। अब ध्यान रखिए 3 को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हो, 2 को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हो अगर आपको जरूरत है कॉमन निकालने में। तो
क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में ये वैसे का वैसे, इनका काम हो चुका है, ये कॉमन निकल चुके हैं। यहाँ लिखेंगे हम एक 3 को कन्वर्ट कर देंगे √3 इंटू √3 और x वैसे के वैसे, 3 वैसे के वैसे, 3 को हमने 2 बार √3 लिखा, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। 2 बार √3 लगाने की जरूरत क्या पड़ी, कॉमन निकालना था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x 3 एक सेकेंड 3√x आना चाहिए यहाँ पे, 3√3x माइनस 1 प्लस यहाँ कॉमन निकाल लीजिए। अब कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों में मुझे क्या दिख रहा है कॉमन, √3, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, √3। अब यहाँ से देखिए एक √3 चले गया, एक √3 चले गया, तो 3 बचा, √3 बचा और x बचा, यहाँ से पूरा √3 बाहर गया, तो क्या बचा, -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों के दोनों सेम है और दोनों सेम आने ही चाहिए, अदरवाइज फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगा। तो जो सेम है उसको एक बार लिख लीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में डालिए। ये दोनों सेम थे तो इनको एक ब्रैकेट में लिखा, ये दोनों बाहर थे इनको दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया, इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को 0 देना पड़ेगा, दोनों को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा और 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 आने के बाद में साइड चेंज कर देंगे इसकी, तो 3√3x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू माइनस √3। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसकी साइड चेंज करिए जो भी नंबर है, तो 1/3√3, 1/3√3, इसको आगे लिख लेते हैं हम, इसको आगे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/3√3 और x इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब ये अगर √3 नहीं चाहिए आपको तब क्या करोगे आप, रैशनलाइजेशन। क्या होता है सर रैशनलाइजेशन, उसी नंबर को जो रूट नीचे होगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा बच्चों √3, क्योंकि √3 इंटू 1 √3। अब बताइए हाँ, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 3 और √3 डिवाइडेड बाय 9 और हमारा आंसर आया था -√3 डिवाइडेड बाय 2। तो हेंस करके लास्ट में स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि x इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 9 और x इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाय 2 इज द सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अभी मैंने सारी चीज़ें कवर करने की, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। So finally, thank you so much बच्चों for watching this video. I hope this video will be definitely helpful for you and share to your friends. अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करके आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। So पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।